वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपके लिए क्लास 12th का फिजिक्स में अगला टॉपिक लेकर आए हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको स्थिर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध दर्शाने वाले एक सूत्र के बारे में बताया था। उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी हल करवाए थे। तो मुझे आशा है कि आप लोग उससे संबंधित जो है तो प्रश्न को हल किए होंगे और कहीं पर भी अगर ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो अगला टॉपिक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मीन्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? जैसे कि टॉपिक का नाम है स्थितिज ऊर्जा और कैसा हो विद्युत, स्थिर वैद्युत में। तो कहने का मतलब कि इसका जो पॉइंट, ये जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कि कोई भी मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दो बिंदु हैं ए और बी, अब इस पर जिनकी जो दूरी है, एक में मान लेते हैं कि Q1 आवेश है और एक में Q2 आवेश। दो बिंदु आवेश लिए Q1 और Q2, जिनके बीच की जो दूरी है, दो बिंदु आवेश है इसलिए इनकी दूरी क्या ले लेते हैं R12। पहले और दूसरे आवेशों के बीच की दूरी है R12। अब ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कैसे इसको कह सकते हैं? तो अगर ये क्या है, स्थिर है, ये दोनों आवेश जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव में स्थिर है, तो हम किसी अनंत से, यानी अनंत से इस विद्युत क्षेत्र तक उस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यानी बिंदु ए तक लाएं या बिंदु बी तक लाएं, तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और बिंदु बी तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। यानी वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम दो कंडीशन में हल करेंगे। एक, दो आवेश अगर स्थित हो, यदि दो आवेश उपस्थित हों। दूसरी स्थिति यह रहेगा कि यदि तीन आवेश उपस्थित हों। ठीक है, ऐसे दो या तीन से भी ज्यादा हम बिंदु आवेश ले सकते हैं, उनके लिए जो है तो हम स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो पहली स्थिति इसके लिए ये ले लेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो गणना करनी होगी, यदि दो बिंदु आवेश उपस्थित हों, उस निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो टॉपिक क्या हो जाएगा? किसी दो बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेश निकाय के, निकाय क्यों बोल दिए कि इससे जो बना सिस्टम हो गया, ये ए और बी विद्युत द्विध्रुव हो गए और इस पर Q1 और Q2 जो आवेश दिया है, तो इससे जो बना स्थिति है उसको निकाय कहते हैं। तो किसी दो बिंदु आवेश निकाय पर स्थितिज ऊर्जा
ये टॉपिक में कि किसी बिंदु आवेश निकाय पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, एक बार दोहरा देते हैं कि किसी भी निकाय में यदि दो बिंदु आवेश स्थित हैं तो इस निकाय पर अनंत से किसी बिंदु आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये संचित होना दो स्थितियों के लिए हम निकालेंगे। पहली स्थिति हम निकाल रहे हैं कि यदि किसी दो बिंदु आवेश निकाय पर हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। इसके बाद तीन बिंदु आवेश के लिए भी हम दूसरी स्थिति में हल करके बताएंगे। तो ले लेते हैं पहली स्थिति के लिए। तो पहली स्थिति में बिंदु ए पर Q1 आवेश है, बिंदु बी पर Q2 आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है तो R12। यहाँ पे R12 क्यों ले लिए? क्योंकि एक 1 है और दूसरा 2 है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है तो R12 ले लेते। अगर यहाँ Q1 और Q3 होता, तीन बिंदु आवेश हो जाते, तो तीन बिंदु आवेश में R13, अगर दो के लिए ले रहे हैं तो R12। ठीक है, तो इस तरह से हम दूरी तीसरी स्थिति में जब बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं इसका व्यंजक का निगमन। तो इसके लिए लिख लिया उपपत्ति। क्या मान लेते हैं? यदि Q1 आवेश को मान लेते हैं कि Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में, ऐसा लिख लेते हैं कि माना Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W1। यानी Q1 आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक जो लाने में कार्य करना पड़ता है वो क्या लेते हैं? कार्य W1 है। तथा Q2 आवेश को बिंदु Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में W2 कार्य करना पड़ता है। अब ये दोनों कार्य तभी होंगे जब यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। यानी Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये क्षेत्र जो हो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो अनंत से Q1 तक यानी बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो W1 हो जाएगा, और अनंत से बिंदु B तक लाने में Q2 आवेश को क्या कार्य करना पड़ रहा है? W2 कार्य करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में अब प्रारंभ में जब कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रहा होगा, उस स्थिति में जो कार्य हम W1 को ला रहे हैं बिंदु A तक, तो जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। यानी अगर W1 बिंदु आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं तो प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र नहीं रहा होगा, क्योंकि एक ही बिंदु आवेश था। बाद में हम Q2 आवेश लाए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो Q1 जो आवेश था उस समय जो है तो कार्य जो है W1 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? शून्य रहेगी, यानी शून्य मानी जाएगी। लेकिन जब Q1 आवेश आ गया तब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं, तब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो किया गया कार्य वो W2 0 नहीं होगा, लेकिन W1 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो किया विद्युत क्षेत्र ऐसा लिख देते हैं, तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2।
पहले जो कार्य किया गया यानी बिंदु ए को अनंत से लाया गया तो वहां पे W1 कार्य करना पड़ा, और जब बिंदु B तक Q2 आवेश को ला रहे तो वहां पे W2 की पार करना पड़ा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, यानी ये कार्य 1 और कार्य दूसरा। आगे देखते हैं फिर। तो लास्ट में क्या आ गया था हमारा मान, W बराबर W1 प्लस W2। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। लेकिन ये मैं शुरू में बताया कि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र नहीं रहा होगा, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि एक ही आवेश को पहले लाया था। बिंदु ए पर Q1 आवेश को लाया तो उस समय कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र W1 बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित था। यहां शुरू में लिख देते हैं, प्रारंभ में W1 बराबर क्या हुआ, 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या था, अनुपस्थित था। इस स्थिति में W1 की जो वैल्यू हो जाएगी यानी ये वाला मान क्या हो जाएगा, यहां रखते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस W2। यानी जो W की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, W2। इसको हम समीकरण दूसरा दे देते हैं। अब जो दूसरा कार्य करना पड़ रहा, तो दूसरा कार्य की वैल्यू यानी कितना कार्य करना पड़ा उसका मान अब हम निकालते हैं। तो जो किया गया कार्य है W बराबर W2 मिल गया, तो अब निकालते हैं W2 का मान कितना आएगा। तो एक सूत्र होता है कार्य बराबर, यानी W बराबर होता है Q इंटू V। जो आवेश है और आवेश और विभवांतर का जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर Q इंटू V। तो हमको पहले आवेश के कारण इस बिंदु Q2 पर विभव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बिंदु B पर हमें क्या निकालेंगे, विभव। लेते कि Q1 के कारण जो है, तो Q1 आवेश के कारण जो है विभव, तो Q1 आवेश के कारण जो विभव निकालेंगे वो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R12। ये Q1 के कारण है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, बिंदु B पर जो विभव निकाले हैं तो Q1 बटे क्या हो जाएगा, R12। अब ये V की जो वैल्यू है इसको हम रख देते हैं। जो सूत्र होता है क्या, कि किया गया कार्य यानी W2 के लिए निकालें तो W2 बराबर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, Q1 के कारण विभव गुणे Q2। शॉर्ट फॉर्म में क्या था, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, यानी आवेश गुणे विभव का मान क्या होता है, कार्य के बराबर होता है। तो W2 की जो वैल्यू आ जाएगी, Q1 के कारण विभव क्या आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R12, और गुणे में क्या आवेश है, Q2 आवेश। अब इस Q2 का मान यहाँ पे रख देते हैं, एक गुणा कर देते हैं, तो W2 की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो समीकरण है इसको अगला समीकरण दे देते हैं। समीकरण मान लेते हैं इसको हम, जो भी है, तो यहां से W2 का जो मान है समीकरण शुरू में रख देते हैं। जो शुरू में मान आया था कि Q फाइनल W बराबर क्या आया था,
फाइनल W यानी क्या आया था कि किया गया कार्य W बराबर क्या था, W1 प्लस W2। तो शुरू में प्रारंभ में W1 का मान क्या था, 0 था, तो W बराबर 0, और W2 का जो मान आ गया था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। ठीक है, तो ये हमें जो कुल कार्य कितना मिल गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12। यही किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम इस W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, यानी U बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। ठीक है, तो ये था बच्चों कि किया गया कार्य जो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता था। तो ये दो बिंदु आवेश के लिए हो गया, किया गया कार्य किसके रूप में आ गया, U के रूप में आ गया, मतलब ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इसी तरह दूसरी स्थिति के लिए हम 3 बिंदु आवेश के लिए लेंगे, तो तीसरे बिंदु आवेश के लिए हम अगले वीडियो में